शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों के साथ। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बजट साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है और मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। इस बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का भी लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। इस बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल आप सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। हमने जब बजट में सजेशंस मांगे थे तो अलग अलग तरीके के सजेशंस आए थे। डिमांड्स कम सजेशंस कम एडवाइजेस बहुत कुछ आया था और इसमें लगभग एक सेंस ऑफ द सजेशंस आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं उसी में ये डिमांड थी कि हमें आप बजट बनाओ तो रोजगार की बात करो, आप हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करो। कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है, तो अगर आज इस बजट का ओवरऑल सेंस आप कहें तो वहीं से निकला है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली मिल रही है, लोगों के 0 बिजली का बिल आ रहा है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा फेसलेस हुई है, अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। वहीं इस बजट को बीजेपी पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि इस बजट से जनता को फायदा नहीं होगा। आप सरकार के इस बजट से अब देखना ये होगा कि आने वाले साल में दिल्ली की जनता को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया और इस सारे प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज से संवाददाता किरण पाल ने खास बातचीत की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। निगम चुनावों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस विवाद को लेकर खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज सर, निगम में विवाद चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता एक तरफ तीनों निगम को एक करने के लिए बधाई दे रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी विरोध में चल क्या रहा है सर? देखिए, ये जो चुनाव टालने की एक प्रक्रिया है और इसके अंदर कोई रिफॉर्म की बात नहीं करी जा रही। इस कानून में कहीं ये नहीं बताया कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा, इसमें कहीं ये नहीं बताया कि पैसा केंद्र से कैसे आएगा। यहाँ पे पैसा आज भी ये दिल्ली सरकार से लेना चाहते हैं और सारा का सारा निगम का कंट्रोल ये केंद्र को देना चाहते हैं। इसका मतलब बीजेपी को मालूम है आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं और कल भी जब चुनाव हुए तो भी ये चुनाव हारेंगे, इसीलिए इसकी पूरे का पूरा जो कंट्रोल है ये केंद्र के पास रखना चाह रहे हैं। जिस दिन चुनाव की तारीख तय होनी थी उसी दिन चुनाव को टाल देना, क्या मंशा लग रही है सर? यही मंशा है, सिर्फ डिले करने की मंशा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि भाजपा की चुनाव को टालने की मंशा है क्योंकि वो जानते हैं वो नगर निगम चुनाव हार रहे हैं। किरण पाल सिंह, दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया न्यूज़ 1 इंडिया को नंबर 1 दिल्ली में अपने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर आए और योग गुरु स्वामी रामदेव ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता वसीम फिरोज से बातचीत में बताया कि जिस तरह न्यूज़ 1 इंडिया नंबर 1 चैनल है उसी तरह से देश को भी हर पैमाने पर नंबर 1 बनाएंगे। न्यूज़ 1 इंडिया से बाबा रामदेव ने खास बातचीत की। स्वामी जी, बात करेंगे किस तरीके से जिस आपने स्वदेशी एक आंदोलन चलाया और स्वदेशी जो वस्तु हैं पूरे देश में देखने को मिल रही हैं, आपके आने के बाद चलन चल गया स्वदेशी का। देखो, न्यूज़ 1 इंडिया का मतलब होता है 1 माने नंबर 1। तो हम भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर भारत। कहाँ? हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, आईटी में, पॉलिटिक्स में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, हर दिशा में जब भारत मजबूत होगा तभी तो भारत नंबर 1 होगा। तो भारत को नंबर 1 बनाना हमारा मकसद है
और उसमें हम जब नंबर 1 होंगे तो देश की तो ताकत बढ़ाएंगे। तो सुबह से योग, दिन भर उद्योग और इसका आपस का सहयोग हम सब मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से विश्व विजेता आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न सुपर पावर इंडिया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वहीं दिल्ली में बजट के बाद सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोज़गार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे नहीं लगता, रोज़गार पैदा करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के ज़रिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोज़गार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोज़गार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोज़गार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोज़गार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोज़गार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोज़गार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ़ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, जिसमें बच्चे हैं। ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं है। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज़ करना है। 12% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है। तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई, ये जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है। जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और हर एक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है।
हर एक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और इनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले भारत व्यापार संगठन और प्रदर्शनी भारत समूह द्वारा 29वें कंजर्वेंस इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के चुनाव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जिवेश कुमार ने प्रदर्शनी के तीसरे दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समापन समारोह में अपने समापन भाषण के दौरान उन्होंने बिहार की ई गवर्नेंस और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ साथ ई गवर्नेंस ने बिहार के IT क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों के लिए नए नए दरवाजे कैसे खोले हैं, इसके बारे में जानकारी दी। मिनिस्टर जिवेश कुमार जी, सर सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। आज आप एक्सपो के अंदर आए हैं। देखिए, एक्सपो में पिछली बार भी मैं आया था, फिर आज आया हूँ। पिछली बार जब आप सभी मीडिया के मित्रों से मैं रूबरू हुआ था तो मैं बिहार चलने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था कि बिहार के अंदर आइए, इन्वेस्ट करिए। और 1 साल बाद कोविड काल के बावजूद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिसी इथेनॉल की हम लोग लाए, उसके कारण आज 30,000 करोड़ से अधिक निवेश का प्रस्ताव बिहार को मिला है। और प्रस्ताव ही नहीं मिला है, कुछ लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिहार में निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस प्रकार के एक्सपो में आकर के इन्वेस्टर को भी हम बिहार ले जाना चाहते हैं। जब बिहार इन्वेस्टर जाएंगे, जब बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, फैक्ट्री डेवलपमेंट पर काम होगा, तो रोजगार का भी सृजन होगा। इस नियत से हम लोगों ने एक्सपो में हिस्सेदारी ली है, भागीदारी ली। सर अभी क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर बिहार में सभी जो माननीय मंत्री मौजूद हुए, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और बिहार के लोग जो है उसको 22 मार्च को बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार जनक जननी जगदम्बा जानकी की धरती। दिल्ली के मंगलपुरी में सड़क किनारे सिविल डिफेंस के जोनल ऑफिस के बाहर एक अज्ञात सूटकेस मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस खोला तो सूटकेस में एक युवक का शव था, जिसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। इस सूटकेस में शव के मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में फोटो भिजवाई। इस पर पता चला कि रोहिणी थाने में इस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। 17 साल का मृतक कृष्णा परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर 1 में रहता था और इसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की FIR साउथ रोहिणी इलाके में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सुबह की कॉल है। एक हमें कॉल आती है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी ये डेड बॉडी है एक बैग में, गला थोड़ा काटा हुआ है और इसमें अभी हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, इसकी पहचान ढूंढ रहे हैं पहले। उसके बाद पता करेंगे कि क्या माजरा है, किसने इसको मारा है पूरा। इसका मेल बॉडी है या फीमेल है? ये मेल बॉडी है। उम्र अब लगभग 18 से 30 साल तक लगती है और इसको भी शिनाख्त में पहले हमारा काम है इसकी आइडेंटिफाई करना, वो कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। मैं अपने घर पे सो रहा था, तकरीबन 7 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई ऑफिस का ताला खोलना है। तो मैंने पूछा किस लिए खोलना है, कि बाहर मर्डर हो गया। यहाँ पे आके देखा तो सूटकेस के अंदर कोई डेड बॉडी है, वो पड़ी हुई थी ऑफिस के बाहर जाल के पास में। तो इन्होंने कहा गेट खोल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा। सिर्फ इतना ही
किया उसके बाद तो किस चीज़ का ऑफिस है ये सिविल डिफेंस का है। यहाँ से कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो अप करते हैं। जैसे कंटोनमेंट जोन से वहाँ पे वॉलंटियर भेजते हैं। कौन सी जगह है ये मंगोलपुरी है, जे ब्लॉक के सामने। तो क्या पता लग पाया किसकी बॉडी है, कुछ पता लग पाया अभी तक? नहीं, अभी तो ये आगे पुलिस बताएगी। आज सुबह दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक ब्रीफकेस में एक शव होने की सूचना मिली। आपको बताऊं कि ये दिल्ली का जो है मंगोलपुरी थाना इलाका है, जहां पर बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है एक ब्रीफकेस के अंदर शव मिला था। आप देख सकते हैं कि जो ब्रीफकेस है वो अभी भी यहां पर पड़ा हुआ, हालांकि जो डेड बॉडी है वो इसमें से निकाल ली गई है। और जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे। जिले के डीसीपी समीर शर्मा समेत एसीपी एसएचओ जो थे तमाम लोग थे। और आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो भीड़ है, कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, जो लोग हैं वो तमाशबीन बन चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बीच सड़क पर कोई जो है देर रात को शव से भरे हुए जो बैग को यहाँ पर रख जाता है, तो वो कम से कम एक काफी बड़ा सवाल है। और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। आपको बताएं कि अभी तक जो है बताया जा रहा है कि उस ब्रीफकेस के अंदर एक तकरीबन 20-22 साल के मेल की डेड बॉडी मिली है, जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। सबसे पहले उसे जो है बॉडी को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रॉनिस के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।